साथियों नमस्कार। साथियों पिछले कुछ लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कश्मीर वैली के अंदर टारगेटेड किलिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। उन टारगेटेड किलिंग्स के अंदर सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी अपनी शहादत दे रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स पर भी अटैक किए जा रहे हैं और आम कश्मीरी नागरिकों पर भी लगातार आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। अगर साथियों इसी बैकड्रॉप में और इन सभी से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो वह भी कुछ ऐसा ही दर्शाते हैं। साथियों पिछले 5 महीने में 15 सेना के जवान अपनी शहादत दे चुके हैं और 18 सिविलियंस की भी इन सभी टारगेटेड किलिंग्स में और आतंकवादी घटनाओं में जान जा चुकी है। साथियों ये पूरी परिस्थिति कश्मीर के अंदर जो अभी चल रही है ये कुछ मेजर सवाल खड़े करती है। पहला सवाल है कि कश्मीर के अंदर इस दौर में जब आर्टिकल 370 भी हट चुका है उस दौर में टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर में जो ये घटनाएं हो रही हैं ये फिर से कश्मीर को 1990 के दशक में धकेल रही हैं, और अगर ऐसा है तो क्या वर्तमान की स्थिति 1990 के दशक से भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, और इन सभी घटनाओं पर सरकार का क्या रुख है और क्या संभावित कदम हो सकते हैं इस पूरी स्थिति को टैकल करने के लिए और एक शांति बनाए रखने के कश्मीर वैली के अंदर। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों आप अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि कश्मीर के अंदर ये सभी टारगेटेड किलिंग्स की घटनाएं क्यों हो रही हैं। साथियों कश्मीर के अंदर जो टारगेटेड किलिंग्स वर्तमान में चल रही हैं उसके पीछे के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है आर्टिकल 370 से संबंधित और दूसरा कारण है पाकिस्तान से संबंधित। तो साथियों हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 370 से संबंधित। साथियों 5 अगस्त 2019 के अंदर केंद्र सरकार ने एक साहसिक कदम चला था और आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था, यानी कि निरस्त कर दिया था। उसके बाद से एक बड़ा बदलाव आया है। जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर सेना ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिससे उनको न्यूट्रलाइज अच्छे तरीके से किया जाए। तो जब लगातार सेना द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा टेररिस्ट के ऊपर उनको न्यूट्रलाइज करने के, उनको मार गिराने के लिए ऑपरेशंस चलाए गए, तो टेररिस्ट ने अपनी एक स्ट्रेटजी में कश्मीर के अंदर शिफ्ट किया, और वह शिफ्ट ये किया कि उन्होंने वहां के जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट बनाना शुरू कर दिया, और एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेटेड किलिंग्स का दौर 370 आर्टिकल रिवोक होने के बाद से कश्मीर के अंदर बढ़ता चला गया। और तो दूसरा प्रमुख कारण है वो जो मैंने बताया कि पाकिस्तान से संबंधित है, वो सीधे तौर पर कश्मीर से भी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ लंबे समय से हम देख रहे हैं इकोनॉमिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से अव्यवस्था जारी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा किस तरह से इमरान खान पावर से चले गए और शहबाज शरीफ सत्ता में आकर बैठ गए, और जो आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की वो भी श्रीलंका की दिशा में अब बढ़ती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है आज के समय में, उसी दिशा में पाकिस्तान भी अब बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान की आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस सीधे सीधे तौर पर चाइना की कॉलोनी है, यानी कि आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो चाइना की कॉलोनी के रूप में ही उभर कर सामने आएगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से पाकिस्तान की जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, उन विरोध प्रदर्शनों के अंदर पाकिस्तान की जनता अपनी सेना के ऊपर सीधे तौर पर सवाल उठा रही है, और पाकिस्तान की सेना उन सभी विषयों से पाकिस्तान की जनता को डाइवर्ट करने के लिए लगातार कश्मीर पर शिफ्ट कर रही है और कश्मीर में इन आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। और वो बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान लगातार कश्मीर वैली के अंदर हथियार भेजने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार अपनी जनता का जो माइंड है, जो इश्यूज से उनका डाइवर्जन है वो करता जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस रूप से खराब हो चुकी है कि 3 जून को पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल के दाम सीधा 30 रुपए बढ़ा दिए, जिसके विरोध में लगातार वहां पर अभी शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और वर्तमान की सरकार को लगातार कटघरे में खड़े कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो सेना अपने सवालों से बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर हथियार सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान
पूरी कोशिश ये कर रहा है कि पूरी उनके देश की जनता का ध्यान सिर्फ कश्मीर पर हो और कश्मीर में इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाए। तो ये कुछ प्रमुख कारण है कश्मीर के अंदर वर्तमान में चल रही टारगेटेड किलिंग्स के। अब साथियों, अगला सवाल ये आता है कि क्या 1990 के दशक की दिशा में बढ़ रहा है कश्मीर? तो साथियों, जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स होने की बाद से लगातार कश्मीर वैली के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जम्मू में शिफ्ट करने की। सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग श्रीनगर से और कश्मीर वैली के अलग अलग जगहों से, बारामूला हो चाहे, वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए जम्मू की तरफ, ताकि उनके ऊपर कोई भी इस तरह की आतंकवादी घटना ना घटे। और जिस तरह से पलायन अब हमें वहां से देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि 1990 की तरह ही कश्मीर से पलायन होने की स्थिति में अब हम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, कि अगर 1990 की स्थिति में कश्मीर वैली जा रही है, तो क्या ये 1990 से ज्यादा चिंताजनक है? तो इसका जवाब है हाँ। साथियों, वर्तमान की स्थिति 1990 से चिंताजनक इसलिए है कि जो घटनाएं, जो टारगेटेड किलिंग जिस तरीके से अब की जा रही हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में फैलती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर क्योस की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। जिस तरीके से एक्टिविटीज अब की जा रही है, उसको नाम दिया गया है हाइब्रिड टेररिज्म का। तो अब मैं आपको बताता हूं पहले कि हाइब्रिड टेररिज्म बेसिकली होता क्या है। हाइब्रिड टेररिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी टेरर ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा रेडिकलाइज होता है कि वो कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देकर फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। यानी कि कोई 9 से 5 अपनी नौकरी करने वाला व्यक्ति एकदम से हथियार उठाता है, किसी को मार देता है और फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाता है। तो वो इतना ज्यादा रेडिकलाइज होता है। तो इन सभी को, इस तरह के रेडिकलाइज लोगों को कंसिडर किया गया एज ए हाइब्रिड टेररिस्ट। यानी कि कहीं ना कहीं सेना के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये हाइब्रिड टेररिज्म कश्मीर घाटी के अंदर फिर से पैर पसारता है, तो कहीं ना कहीं ये 1990 से ज्यादा चिंताजनक स्थिति होगी और कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति को भी ये पैदा करेगा। तो इस पूरे बैकड्रॉप में साथियों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का इस पर क्या पक्ष है। साथियों, पिछले महीने ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने यह कहा कि कश्मीर के अंदर जो दशकों पुराना आतंकवाद था, वो अब अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि कश्मीर के अंदर अब आतंकवाद फिर से नहीं पनप पाएगा। और 2020 के अंदर ही पुलिस ने, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर को टेरर फ्री डिक्लेयर किया था। साथियों, जब इस तरह की एक्टिविटीज अब हमें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पर सवाल खड़ा करती है कि आप जो कह रहे थे और अब जो स्थिति पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसी के पैरेलल में हमें ये समझना चाहिए कि साथियों, जो स्थिति अब बन रही है कश्मीर के अंदर, इसको लेकर केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए और इस दिशा में अब उनकी आगे क्या नीति होगी उस पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथियों, अब उस बात पर आते हैं कि इस पूरी परिस्थिति के अंदर सरकार की जो जिम्मेदारी है वो काम सरकार करे और कश्मीरी की जो जिम्मेदारी है और एक जागरूक नागरिक होने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए। साथियों, जो रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ता है, उसको डी रेडिकलाइज करने का काम सभी उन लोगों को एकजुट होकर करना होगा जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर साथियों हाइब्रिड टेररिज्म कश्मीर वैली के अंदर फिर से पैर पसारता है, तो हर उस व्यक्ति के लिए वो आतंकवाद एक खतरा है जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेगा। उसकी जान को सीधे तौर पर खतरा है जो आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। इसलिए साथियों, केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से इस विषय पर जोर देना चाहिए कि पाकिस्तान से जो कश्मीर के अंदर हथियार इनफिल्ट्रेट किए जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, उस पर कड़ी निगरानी हो, वो जल्द से जल्द रुके, ताकि हथियारों का कोई भी इनफिल्ट्रेशन कश्मीर वैली के अंदर हमें देखने को ना मिले। और उसी के साथ साथ जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जीते हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं, उन सभी को आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए डी रेडिकलाइजेशन के लिए भी काम करना चाहिए और सेना का, जम्मू कश्मीर पुलिस का खुले तौर पर सहयोग करना चाहिए। तभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति है वो कायम रह सकती है और जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है, इससे उसका भी
सरकारों के साथ भी और बाकी पूरे इंडिया के साथ भी जो विश्वास है वो बना रहेगा और आगे भी ये चीजें हमें लगातार करती रहनी पड़ेंगी, तभी कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर शांति कायम हम कर पाएंगे। अन्यथा पाकिस्तान लगातार डिस्टेबलाइजेशन के काम कश्मीर वैली के अंदर लगातार करता रहेगा। और साथियों, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वही हमारा कोर है, वही हमारा फंडामेंटल है, और ना सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर पीस मेंटेन रखने के लिए हमें आइडिया ऑफ इंडिया को ही भविष्य में प्रोटेक्ट करना होगा। और साथ ही साथ हमें इस चीज पे पुरजोर जोर देना होगा कि कोई भी विषय मात्र वोट लेने तक सीमित ना रह जाए। इसलिए राजनीतिक जवाबदेही को भी हमें जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करना होगा। हमने देखा है लगातार बहुत सालों से विभिन्न पार्टियों ने अलग अलग विषयों पे, चाहे वो कश्मीर का विषय हो या कोई और विषय हो, सभी विषयों पे उनको पॉलिटिसाइज करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया है उससे हमें बचना होगा। और जो भी परिस्थिति पाकिस्तान में लगातार बन रही है, जो अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हमें लगातार देखने को मिल रही है, इससे भी हमें लगातार नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी अनस्टेबिलिटी फैलेगी, पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कश्मीर के अंदर उस अनस्टेबिलिटी को फैलाने की, जो सीधे तौर पर भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि साथियों, डी रेडिकलाइजेशन के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लगातार एकजुट होकर काम करते रहें, और साथ ही साथ राजनीतिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए भी एकजुट रहें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।